कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा था। बाहर गली में चौकीदार के जूतों की चर-पचर और लाठी की ठक-ठक की आवाज से स्पष्ट था कि अभी सुबह नहीं हुई थी। एक नज़र मनीष पर डाली। गहरी नींद में भी उनके चेहरे पर पसीने की 2-4 बूंदें उभर आई थी। पूरा दिन दौड़-भाग करने के बाद रात 12:30 बजे तो लौटे थे। मुझसे तो किसी प्रकार की सहानुभूति या अपनत्व की अपेक्षा नहीं करते ये लोग। किंतु आज मेरे मन को एक पल के लिए भी चैन नहीं था। मम्मी और नेहा का रुग्ण चेहरा बार बार मेरी आंखों के आगे घूम जाता था। क्या मनोस्थिति होगी पापा और विवेक भैया की। डॉक्टरों ने बताया था कि यदि आज की रात निकल गई तो दोनों खतरे से बाहर होंगी, वरना मम्मी परिवार की केंद्र है तो नेहा परिधि। यदि दोनों में से किसी को कुछ भी हो गया तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। किसी तरह जोड़ लिया था मम्मी ने नेहा को अपने साथ। नेहा बहू नहीं बेटी थी, वह उस घर की। घर का कोई भी काम, कोई भी सलाह उसके बिना अधूरी थी। लेकिन इतना सब देने के बाद मम्मी को बदले में क्या मिला? तीमारदारी। मैंने कई बार नेहा को तिरस्कृत करने के लिए मम्मी से कहा भी था, बहुएं दान दहेज के साथ डिग्रियां लाती हैं, लेकिन तुम्हारी बहू तो अपने साथ मेडिकल रिपोर्ट, एमआरआई और एक्सरे रिपोर्ट से भरी फाइलें लाई हैं। ये सुनते ही मम्मी हंस देती। संस्कारों की अनमोल धरोहर भी तो लाई है अपने साथ। मम्मी कमरा छोड़कर चली जाती। जाहिर था उन्हें नेहा के प्रति मेरे द्वारा कहे गए कठोर शब्दों से दुख पहुंचता था। पर मैं भी क्या करती। मन था कि लाख कोशिशों के बाद भी नियंत्रित नहीं होता था। सुबह के 4:30 बजे थे। कुछ देर पहले ही मनीष हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। फोन की घंटी बज रही थी। कहीं कोई दुखद समाचार ना हो। कांपते मन से फोन को उठाया था। पापा थे। बोले, सुधा की तबीयत ठीक है, लेकिन नेहा की हालत चिंताजनक है। मन आत्मग्लानि से भर उठा। क्यों पापा और भैया के कहने पर मैं लौट आई। इस समय तो विवेक भैया और उन दोनों को सहानुभूति की आवश्यकता होगी। मनीष भी तो बिना कुछ कहे चले गए। एक बार कहते तो मैं भी चली जाती उनके साथ। कुछ पल ठहर कर मैं कम से कम उनका मनोबल तो बढ़ा सकती थी। लेकिन उन्हें क्या पता, नेहा के प्रति मेरे मन में अब किसी प्रकार का मलाल नहीं। नेहा से मेरा परिचय ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। उन दिनों मैं मनीष के साथ एक असाइनमेंट पर ऑस्ट्रेलिया आई थी। चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे और वादियाँ, उनके बीच बसी वह छोटी सी कॉलोनी। कुल मिलाकर वहाँ 8-10 ही घर थे और एक घर से दूसरे घर का फासला इतना कम था कि मौके बेमौके आसानी से लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते थे। यूँ तो अन्य परिवार भी थे वहाँ पर नेहा के परिवार से कुछ ही दिनों में हमारी अच्छी दोस्ती हो गई थी। उसके पापा मनीष की कंपनी में ही ऊंचे पद पर थे। दूसरे, वह हमारे ही कास्ट के थे और इंदौर के मूल निवासी भी। रीति रिवाज और बोलचाल में समानता होने की वजह से कुछ ही दिनों में हमारी दोस्ती घनिष्ठता में बदल गई और हम हर दिन मिलने लगे। कभी घर पर, कभी क्लब में। बातचीत का सिलसिला इधर उधर की बातों से घूमता फिरता इंदौर की संस्कृति, खान पान या फिर चौड़ी सकरी गलियों से होता हुआ एक दूसरे के रीति रिवाजों और तीज त्योहारों के मनाने के ढंग पर अटक जाता। मुझे गोरी, लंबी, छरहरी, काली आंखों और घने बालों वाली नेहा का व्यक्तित्व हर समय आकर्षित करता था। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार भी। लगभग हर विषय पर अपने विचार खुलकर व्यक्त कर सकती थी। कॉलेज के बाद वह अक्सर मेरे घर आ जाती और किसी न किसी विषय पर बहस छेड़ देती। नेहा की माँ भी एक शिष्ट, व्यवहारिक और सुलझी हुई महिला थी। एक बहू की सास और 2 पोते पोतियों की दादी होने के बाद भी उनके व्यवहार में बचपना ही झलकता था। उम्र में वो मुझसे काफ़ी बड़ी थीं, फिर भी उनका साथ मुझे भला लगता था। एक शाम मैं उनके घर गई तो मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरी ही राह जोह रही हो। मुझे पास बिठाकर बोली, सपना, नेहा तेरी हर बात मानती है। तू ही इसे समझा। शादी की बात करो तो रोना धोना शुरू हो जाता है इसका। मुझे शादी नहीं करना है। उसकी आंखें सूजी हुई थी। ऐसा लगा जैसे रोकर आई हो। क्यों? शादी तो सभी लड़कियां करती हैं। जवानी की दहलीज पर खड़ी सुनहरे रुपहले सपनों को देखने की उम्र में नेहा का वह वाक्य मुझे अचरज में डाल गया था। कब तक बिठा कर रखूंगी तुझे? जब तक माँ बाप है तब तक ठीक। उसके बाद भाई भाभी नहीं पूछेंगे। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए। पढ़ी लिखी हूँ। नौकरी करके अपनी देखभाल स्वयं कर लूंगी। औरत को जीने के लिए किसी का तो अवलंबन चाहिए। विवाह, परिवार और बच्चे, इन्हीं सब में उलझकर तो स्त्री का जीवन सार्थक बनता है।
और अगर विवाह के बाद भी यही एकाकीपन हाथ आया तो? नेहा के शब्दों में छिपी निराशा देखकर मन विचलित हो उठा था। शायद हर दिन तलाक, टूटन और बिखराव की खबरें पढ़ते पढ़ते उसने सफल सुखद वैवाहिक जीवन की आशा ही छोड़ दी थी। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने दृढ़ता से कहा तो वह मेरा चेहरा देखने लगी। नेहा के लिए मेरी नज़र में एक रिश्ता है, अगर आप चाहें तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नेहा की माँ ने अति उत्साह से मेरी बात बीच में ही काट दी। मैं अपने भाई विवेक के लिए नेहा का हाथ आपसे मांग रही हूँ। वहाँ आपकी नेहा को बहू नहीं, बेटी का प्यार मिलेगा। किसी विशेष परिचय के मोहताज नहीं थे भैया। विवेक पुणे आईआईटी से इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने विदेश में एमबीए किया था। भारत लौटकर जब उन्होंने पापा की फैक्ट्री संभाली, मेरे मन में भाभी की इच्छा प्रबल हो उठी थी। जब भी मम्मी से भैया की शादी की बात करती तो वह हंसकर टाल जाती। पहले तुझे ब्याहेंगे, फिर बहू आएगी इस घर में। कुछ दिन मैं भी तो भाभी के साथ हंस बोल लूँ। दूर थोड़े ही भेजेंगे तुझे, इसी शहर में ब्याहेंगे। जब मर्जी हो चली आना और भाभी के साथ रहकर हंस बोल लेना, मम्मी ने कहा था। धूमधाम से ब्याह दी गई थी, मैं इंदौर में ही। मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर थे मनीष। सास ससुर, देवरानी जेठानी का परिवार था मेरा। मम्मी से अक्सर फ़ोन पर बात होती रहती थी। मेरा जब भी जी चाहता मनीष मुझे मम्मी पापा से मिलवाने ले जाते। मम्मी मेरी पसंद के पकवान पकाती, लाड जताती। भैया और पापा मेरे इर्द गिर्द ही घूमते रहते। मन खुशियों से भरा रहता था। लेकिन ज़्यादा दिन नहीं चल पाया यह सब। 3 महीने बाद ही मनीष को ऑस्ट्रेलिया का प्रोजेक्ट मिला और हम दोनों यहाँ चले आए। नेहा की माँ से स्वीकृति पाते ही मैंने इंदौर फ़ोन मिलाकर मामी से बात की। नेहा के विषय में सारी जानकारी देकर मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा, मम्मी, लड़की स्वभाव से सुशील और सुंदर है और सबसे बड़ी बात एमबीए भी है। भैया और पापा को बिजनेस में मदद करेगी। विदेश में पली बड़ी लड़की हमारे यहाँ सामंजस्य बिठा पाएगी। हमारे और वहाँ के रहन सहन और तौर तरीकों में बहुत अंतर है। मम्मी को चिंता ने घेर लिया था। आप नहीं जानती नेहा का स्वभाव। वह बेहद सरल और सादगी पसंद है। हमारे परिवार के लिए सुशील बहू और भैया के लिए आदर्श पत्नी साबित होगी वह। उनके और हमारे परिवार के वातावरण में कोई अंतर थोड़े ही है। विवाह संबंधों में पूरे परिवार का लेखा जोखा लिया जाता है, मम्मी ने कहा था। आलोक त्रिपाठी जी हमारी कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। पिछले 22 वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में हैं। अगले वर्ष रिटायर होने वाले हैं। भरा पूरा परिवार है उनका। इंदौर में भी 500 गज का बंगला है। जानकारी से संतुष्ट हो गई थी। कंप्यूटर के इस युग में फोटो का आदान प्रदान कुछ ही घंटों में हो गया था। जल्द ही इस रिश्ते को स्वीकृति दे दी गई। प्रोजेक्ट समाप्त होते ही मैं मनीष के साथ इंदौर पहुंच गई थी। मम्मी पापा का विश्वास देखते ही बनता था। बार बार कहते, हमारे घर लक्ष्मी आ रही है। एक एक दिन यहाँ पर सबके लिए एक युग के समान प्रतीत हो रहा था। आकांक्षाएं, उम्मीदें आसमान छू रही थी। कब वह दिन आए और मम्मी पापा बहू का मुंह देखें। विवेक भैया की जिज्ञासा उनकी बातों से स्पष्ट थी। प्रत्यक्षता कुछ नहीं पूछते थे, पर जब भी नेहा का प्रसंग छिड़ता उनकी आंखों में चमक उभर आती। बार बार कहते, जाओ मार्केट से खरीदारी करके आओ। नेहा के गोरे रंग पर क्या फबेगा, यह सोचकर साड़ियाँ ली जाती। हीरे मोती के सेट लेते हुए मुझे भी कीमती साड़ी व जड़ाऊ सेट पापा ने दिलवाया था। शादी से ठीक 1 माह पूर्व त्रिपाठी परिवार ने इंदौर पहुंचने की सूचना दी थी। हवाई अड्डे पहुंचने से पहले मम्मी का फ़ोन आया। बोली, मैं अपनी बहू को पहचानूंगी कैसे? हवाई जहाज़ से जो सबसे सुंदर लड़की उतरेगी, समझ लेना वही तुम्हारी बहू है। नेहा और उसके परिवारजनों से मिलकर मम्मी धन्य हो उठी थी। शादी की काफ़ी तैयारियां तो पहले ही हो चुकी थी। रही सही कसर नेहा के परिजनों से मिलकर पूरी हो गई। घर लौटकर मैंने भैया को टटोला था। कैसी लगी हमारी नेहा? चेहरे पर गंभीरता का मुखौटा ओढ़कर उन्होंने शांत भाव से सहमति प्रदान की तो हम सब संतुष्ट हो गए थे। विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। त्रिपाठी परिवार ने बारात का स्वागत और दान दहेज देने में कोई कसर नहीं रखी। हीरे मोती, कुंदन के सेट, कलर टीवी, वॉशिंग मशीन और इम्पोर्टेड फर्नीचर देकर उन्होंने पूरा घर भर दिया था। मम्मी पापा की साध पूरी हुई। मुझे प्यारी भाभी मिली और भैया को प्यारी पत्नी।
शादी से अगले दिन नए जोड़े ने हनीमून के लिए मनाली प्रस्थान किया तो मम्मी बिखरा घर समेटने में जुट गई थी। मैं भी मम्मी की सहायता के लिए कुछ दिन वहीं ठहर गई थी। पूरा घर व्यवस्थित करके मम्मी निश्चिंत हुई तो दरवाजे की घंटी बजी। पापा घर पर ही थे। दरवाजा मनीष ने ही खोला था। भैया दरवाजे पर थे। पीछे नेहा खड़ी थी। नव ब्याहता जोड़े को यूं अचानक वापस आया देखकर सभी हैरान रह गए थे। कहीं झगड़ा तो नहीं हो गया, यह सोच मम्मी चिंतित हो उठी थी। नेहा कमरे में अपना बैग खोलने में व्यस्त हो गई और विवेक भैया हमारे पास ही टेबल पर बैठ गए। मम्मी ने जिज्ञासा व्यक्त की, यूं अचानक कैसे लौट आए? तुम लोग तो 15 दिन बाद आने वाले थे। मम्मी, नेहा की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। सिर दर्द और उल्टियां शुरू हो गई थी, इसीलिए लौटना पड़ा। पहाड़ी क्षेत्रों में चढ़ाई उतरने चढ़ने से अक्सर उल्टियां हो जाती हैं। यही सोचकर मम्मी ने कहा, तो किसी डॉक्टर से मशवरा करके दवा दिलवा देते। कहा था मैंने, पर नेहा नहीं मानी। बोली घर चलना है। भैया अब भी चिंतित थे। हमेशा हंसने खिलने खिलखिलाने वाली नेहा का चेहरा बेहद फीका और बेजान सा दिखता था उस पल। चलो कोई बात नहीं, अगली बार किसी और जगह हो आना, कहकर मम्मी ने बात को विराम दी थी। क्यों घर में काम करने के लिए नौकर चाकर थे, पर रसोई का काम माँ ही संभालती थी। नेहा ने अगले दिन से ही उन्हें इस कार्यभार से मुक्त कर दिया। सबकी पसंद का खाना बनाने और खिलाने में उसे विशिष्ट आनंद की अनुभूति होती थी। कोई भी काम अपने हाथ में लेकर जब तक दौड़ भागकर पूरी तन्मयता से संपूर्ण नहीं करती, उसे चैन नहीं मिलता था। एक दिन माँ नेहा को अपने पास बुलाकर बोली, तुमने एमबीए किया है, यूँ घर गृहस्थी के कामों में उलझकर तो तुम्हारी सारी पढ़ाई व्यर्थ चली जाएगी। तुम्हें घर से बाहर निकलकर कुछ करना चाहिए। पर घर का कामकाज? नेहा माँ के इस अचानक आए प्रस्ताव से घबरा गई थी। वह तो पहले भी होता था और आगे भी होता रहेगा। अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल करो बेटी। माँ की मुस्कुराहट और विश्वास उसे धीरे से सहला गया था। अगले ही दिन पापा और भैया के साथ जाकर फैक्ट्री का वित्तीय कार्यभार उसने अपने जिम्मे ले लिया था। पूरी तन्मयता के साथ काम करने लगी थी नेहा। परिणाम अच्छे घोषित हुए। मुनाफे में वृद्धि हुई। हर किसी की प्रशंसा की पात्र बनी नेहा। कभी कभी खुशी के उन लम्हों में भी बेहद उदास हो जाती। उसकी यूं असमय चुप्पी का कारण कई बार हमने जानने का प्रयास भी किया, पर वह कभी किसी से कुछ कहती नहीं थी। कुछ ही दिन बीते थे, उसे फिर से भयानक दर्द हुआ। इस बार दर्द की तीव्रता पहले से भी ज्यादा थी। चेहरा काला पड़ गया था। होठ टेढ़े हो गए थे। पापा और मम्मी सोच रहे थे कि उसकी यह दशा तनाव की वजह से है, पर मैं उसके स्वास्थ्य को लेकर बेहद चिंतित थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि नेहा इस घर में खुश नहीं। नेहा का विवाह मैंने ही करवाया था। अगर उसे किसी बात से परेशानी है तो उसका हल भी मैं ही करूंगी, मैंने सोचा। इसी निश्चय के साथ मैं उसके कमरे में चली गई। नेहा आराम कुर्सी पर बैठी कुछ सोच रही थी। मैंने पूछा, नेहा कहाँ खोई हो? कुछ कहोगी नहीं? मेरे अंदर समुद्र मंथन जैसी हलचल मची हुई थी। वह आंखें नीचे किए फर्श को निहार रही थी। तुम्हें सिर दर्द क्यों हो रहा है? किसी चीज़ की कमी है या तुम किसी बात से असंतुष्ट हो? मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। अजगर की तरह पसरा सन्नाटा जैसे अंधियारे को लील रहा था। निराशा के पल में प्यार का स्नेहिल स्पर्श और आश्वासन पाते ही उसकी आंखों में आंसू छलक उठे। यह सिर दर्द नया नहीं पुराना है। मुझे ब्रेन ट्यूमर है दीदी। क्या? ब्रेन ट्यूमर? मेरे पैरों के नीचे की जमीन ही खिसक गई थी। आंटी ये सब जानती थी? मेरे अंतर्मन की पीड़ा पके फोड़ों सी लहकने लगी थी। हाँ, उन दिनों मैं एमबीए फाइनल में थी जब मुझे पहली बार सिर दर्द उठा। मम्मी ने मुझे दर्द निवारक गोली दी और नियमित रूप से बादाम का दूध देने लगी। सभी सोच रहे थे कि यह सिर दर्द कमजोरी और तनाव की वजह से है। आंखों का भी टेस्ट हुआ, सब कुछ सामान्य निकला। उसके बाद जब दर्द फिर हुआ तो पापा मुझे विशेषज्ञ के पास ले गए। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मुझे ब्रेन ट्यूमर है, जिसका एकमात्र इलाज ऑपरेशन ही है। एक दिन पापा ने एक अच्छे डॉक्टर से मेरे ऑपरेशन की बात की। अपॉइंटमेंट भी ले लिया, पर मम्मी नहीं मानी थी। बोली, विवाह योग्य बेटी के दिमाग की चीड़फाड़ करवाओगे? नेहा को कुछ हो गया तो रिश्ता करना मुश्किल हो जाएगा। इस पर पापा जी बोले थे, तुम्हें इसके रिश्ते की चिंता है? मैं तो उसके स्वास्थ्य को लेकर परेशान हूँ। इसे कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा।
नेहा की बीमारी के बारे में धीरे धीरे सबको पता चल गया। पापा संज्ञा शून्य से हो गए थे। विवेक भैया गंभीरता का मुखौटा ओढ़े कभी पत्नी को निहारते और कभी हम सबको। अपनी जीवन संगिनी को इस रूप में देखकर उनकी आकांक्षाओं पर तुषारपात हुआ था। मम्मी गश खाकर गिर पड़ी थी। विवेक भैया दौड़कर डॉक्टर को बुला लाए थे। पूरी जांच के बाद पता चला उन्हें हल्का हार्ट अटैक हुआ है। अचानक रक्तचाप इतना बढ़ गया कि उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। जिस दिन उन्हें थोड़ा स्वास्थ्य लाभ हुआ, मैं घर लौट आई थी। इतना रोई कि शायद दीवारें भी पसीज गई होंगी। मैं सोच रही थी कि कितने प्रसन्न और सुखी थे मेरे परिवार के लोग, मगर अब मेरे भाई का जीवन अंधकारमय हो गया है। अब तो पूरे परिवार का जीवन ही दुख से भर गया है। मूकदर्शिका सी बनी परिवार की खुशियों को लुटते देख रही थी मैं। अपने भाई की खुशियों को आग में जलता देखकर कौन सी बहन का दिल रो नहीं पड़ेगा। नेहा की बीमारी का एक ही इलाज था, ऑपरेशन। सफल हुआ तो ठीक, नहीं तो नेहा अपाहिज भी हो सकती है। फिर मेरे भैया उस अपाहिज पत्नी के साथ कैसे जिएंगे? उम्र भर नेहा की सेवा में ही जुटे रहेंगे। अब क्या माँ के दिन है सेवा करने के? पर जो कुछ भी था उस सब के लिए मैं खुद को जिम्मेदार मान रही थी। पहली बार मेरे मन के एक चोर कोने में विचार आया, यदि इस पूरे परिदृश्य से नेहा को ही हटा दिया जाए तो सब सही हो जाएगा। आजकल तो लोग बात बेबात तलाक ले लेते हैं और दूसरा विवाह भी कर लेते हैं। अगर भैया भी ऐसा ही करे तो? एक दिन मैं मम्मी के कमरे में न जाकर सीधे भैया के कमरे में चली गई थी। विवेक भैया कमरे में अकेले बैठे कोई दुखी गाना सुन रहे थे। नेहा मम्मी को जूस पिला रही थी। दोनों को अनदेखा कर मैं भैया के पास जाकर तीखे स्वर में बोली, क्या आप गलत गाड़ी में सिर्फ इसलिए सवार रहेंगे कि पहले आप गलती से उस पर चढ़ गए थे और अब सामान समेटने और नया टिकट करवाने के झंझट से डर रहे हैं? भैया शायद मेरा मतलब समझ नहीं पाए थे। मैंने दोबारा कहा, अब भी समय है। नेहा से तलाक ले लीजिए और दोबारा शादी कर लीजिए। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही। भैया विश्वास कीजिए, नेहा की मम्मी के छल को मैं समझ नहीं पाई, वरना वह कभी मेरी भाभी नहीं बनती। कारण जाने बिना तुम भी परिणाम तक पहुंच गई। वह फीकी हंसी हंस दिए। नेहा बहुत अच्छी है। सच बात यह है कि वह विवाह करना ही नहीं चाहती थी, पर उसकी मम्मी के आगे उसकी चली नहीं। झूठ की बुनियाद पर क्या इमारत खड़ी हो सकती है? मेरा मन अब भी अशांत था। झूठ उसने नहीं, उसकी मम्मी ने बोला था। वैसे उनका निर्णय भी गलत कहाँ था? हर माँ की तरह उसकी माँ के मन में भी अपनी बेटी को सुखी गृहस्थी जीवन देने की कामना रही होगी। तुम्हारे विवाह के समय भी मम्मी कितनी चिंतित थी। भैया पुनः बोले, नेहा की माँ की दशा भी कुछ वैसी ही रही होगी। सपना कितना अजीब है हमारे समाज का चलन। बेटी की इच्छा अनिच्छा जाने बिना शादी की चिंता शुरू हो जाती है। अधिकांश विवाह लड़की की अनुमति के बिना होते हैं। नेहा ने भी विरोध किया था, पर उसकी एक नहीं चली और अब नेहा मेरी पत्नी है। उसका हर सुख दुख मेरा है। मैं विस्मित सी अपने भाई का चेहरा निहारती रह गई। उस दिन के बाद मैंने उस चौखट पर कदम नहीं रखा। मनीष ने कई बार समझाया, रिश्ते संयोगवश बनते हैं। तुम्हारे विवेक भैया का विवाह नेहा के साथ ही होना लिखा था। इस संबंध में व्यर्थ की चिंता करने से क्या फायदा? जरा सोचो, यही बीमारी उसे शादी के बाद हुई होती तब क्या करती? और फिर यह रोग असाध्य नहीं है। मैं चिढ़कर जवाब देती, तब की बात और थी। देखभाल कर कोई मक्खी निगलता है क्या? मम्मी अक्सर फ़ोन पर नेहा की तबीयत के विषय में बताती रहती थी। एक दिन बोली, कल नेहा फिर बेहोश हो गई थी। उसकी तबीयत देखकर घबराहट होती है। डॉक्टरों ने जल्द ऑपरेशन करवाने की सलाह दी है। भेज दो उसे मायके। जिस तरह उन लोगों ने हमारे साथ खेल खेला है, तुम भी चालाकी से काम लो। क्रोध से मेरी कनपटियां बजने लगी। उन्होंने तो हवाई जहाज की टिकटें भेजी है, पर नेहा खुद ही नहीं जाना चाहती। सच पूछो तो मेरा भी मोह पड़ गया है इस बच्ची में। मम्मी ने कहा था, तो करती रहो सेवा। मम्मी निरुत्तर हो जाती। उन्हें कुछ कहने का मौका ही मैं कब देती थी। मुझे बार बार मम्मी पापा और भैया पर गुस्सा आ रहा था। इस नए जमाने में एक बीमार बहू के प्रति इतनी आत्मीयता और सहृदयता दिखाने की क्या जरूरत थी? मेरे मने भाव से
बेखबर मनीष ने मुझे आगाह किया। सपना, कल नेहा को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। केरल से एक विशेषज्ञ आशीष मल्लन अस्पताल आ रहे हैं। वह ऑपरेशन करेंगे। मैंने एक बार भी पलटकर उसका हाल नहीं पूछा, बल्कि मायके फोन ही नहीं किया। नेहा के प्रति मेरे मन में छिपा तिरस्कार मनीष बखूबी समझ रहे थे। एक दिन बुरी तरह झल्लाए मुझ पर। हद होती है रूखे व्यवहार की। एक इंसान जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है और तुम्हारी सोच इतनी ओछी है कि तुम उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती। मनीष का मन रखने के लिए मैं एक बार हॉस्पिटल हो आई थी। नाक में ऑक्सीजन, मुंह में नली, एक बाह में ग्लूकोज, दूसरी बाह में दवाओं की नालिकाएं लगी थी। मम्मी का सेवा भाव, पापा का दुलार और भैया की आत्मीयता देखते ही बनती थी। एक पल के लिए मुझे तरस भी आया, पर अगले ही पल वह भाव घृणा में बदल गया। कितना अच्छा हो अगर नेहा की ऑपरेशन टेबल पर ही मृत्यु हो जाए। कम से कम भैया को तो छुटकारा मिलेगा इस बीमार पत्नी से। पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही दिनों में वह बिल्कुल ठीक हो गई। अब वह भैया के साथ गाड़ी में बैठकर ऑफिस भी जाने लगी थी। पापा की भी उम्र हो गई थी। वो फैक्ट्री कम ही जाते थे। भैया बाहर ऑर्डर लेने जाते तो नेहा घर और फैक्ट्री अच्छी तरह संभाल लेती थी। मम्मी को अब भी अस्वस्थता घेरे रहती। नेहा से कई बार उन्होंने कहा भी कि एक बार ऑस्ट्रेलिया घूम आओ, पर वह हर बार यह कहती, एक बार आप अच्छी तरह से ठीक हो जाएं तभी जाऊंगी। एक सुबह वह मेरे घर आई। मेरी बेटी आरुषि को तेज बुखार था। डॉक्टर ने टाइफाइड बुखार बताया था। मैं पूरी रात जाकर उसके माथे पर बर्फ की पट्टियां रखती रही। एक ओर बेटी की तबीयत को लेकर मैं बुरी तरह तनावग्रस्त थी, दूसरी ओर थकावट की वजह से बुरा हाल था मेरा। उसने किचन में जाकर पूरा नाश्ता तैयार किया, फिर दोपहर की दाल सब्जी तैयार करके हमारे पास आकर बैठी तो मनीष ऑफिस की कुछ उलझने लेकर बैठ गए। नेहा चुपचाप सुनती रही। फिर भैया के साथ मिलकर उसने बहुत मशवरे दिए। उसके सुझाव से मनीष को काफ़ी फायदा हुआ था। माँ का स्वास्थ्य दिन पर दिन गिरता जा रहा था। बैठे बैठे सांस फूलने लगती, थकावट महसूस होती, छाती में दर्द उठता। मुझे ये खबरें मनीष से मिलती रहती थी। वह अक्सर मम्मी पापा से मिलने मेरे घर जाया करते थे। उस दिन रविवार था। मनीष समय से पहले ही तैयार हो गए थे। कहीं बाहर जा रहे थे। नाश्ते की प्लेट डाइनिंग टेबल पर रखते हुए मैंने पूछा। नहीं, उन्होंने रूखे स्वर में उत्तर दिया। फिर किचन में जाकर उन्होंने दूध गर्म करके थर्मस में उड़ेला और 4 ब्रेड के स्लाइस पर मक्खन लगाकर पैक करने लगे। मैंने अपना प्रश्न फिर दोहराया, कहीं जा रहे हो? हाँ, हॉस्पिटल। क्यों? अब कौन बीमार है? कहीं नेहा फिर तो अस्पताल नहीं चली गई? मेरे स्वर की कड़वाहट छिपी नहीं थी। तुम इतनी कठोर और अहंकारी हो, मैं नहीं जानता था। मैं अवाक उनका चेहरा निहारने लगी। कम से कम इंसानियत के नाते ही मम्मी का हाल पूछ लेती। क्या हुआ मम्मी को? मैं बुरी तरह चौंक उठी थी। 2 दिन से हॉस्पिटल में है। क्या तुम जानते थे? हाँ। तो फिर बताया क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि तुम्हारे जैसे पत्थर दिल औरत कभी पसीज ही नहीं सकती। एक इंसान अगर बुरा है तो बुरा है, अच्छा तो वह हो ही नहीं सकता। एक ग्रंथि पाल ली तुमने नेहा के विरुद्ध, और इतनी दुश्मनी पाल ली कि मायके से नाता ही तोड़ लिया। कम से कम बूढ़े माता पिता की तो खबर ली होती। जानती हो, तुम्हारी मम्मी का ऑपरेशन हुआ है और उन्हें खून की ज़रूरत थी। वह खून नेहा ने दिया है। नेहा की दशा चिंताजनक बता रहे हैं डॉक्टर। इतना कहकर मनीष बाहर निकल गए। कितना गिरा हुआ समझ रही थी मैं खुद को उस पल। बीमार, कमजोर, पराए घर की बेटी। मम्मी की सेवा करती रही, स्नेह बरसाती रही, और मैं उनकी अपनी बेटी बेखबर बैठी रही। आज अपने खून का एक कतरा देकर भी माँ की जान बचा सकूं तो खुद को धन्य समझूं। यह सोचती हुई मैं हॉस्पिटल पहुंची। बाहर कॉरिडोर में विवेक भैया और पापा खड़े थे। मनीष डॉक्टरों से परामर्श कर रहे थे। मुझे देखते ही विवेक भैया फूट फूट कर रो पड़े। मम्मी कैसी हैं? मैंने उन्हें धीरज बंधाकर आत्मीयता से पूछा। खतरे से बाहर है। और नेहा? पहली बार मुझे नेहा के प्रति चिंतित देखकर सभी के चेहरों पर ताज्जुब मगर संतुष्टि के भाव मुखर हो उठे थे। रक्तचाप गिर गया है, बेहोश है। पापा अब भी चिंतित थे। उसे क्यों खून देने दिया? ब्लड बैंक से ले लेते। कहा तो था, पर नेहा नहीं मानी। बोली जब उसका खून मैच कर रहा है तो
ब्लड बैंक से खून लेकर बीमारियों का खतरा क्यों मोल लिया जाए। सभी सन्नाटे में थे। भैया निढाल से बेंच पर बैठे थे। मैं देख रही थी इन लोगों का नेहा के साथ बंधन अटूट है। वह वास्तव में इस घर की बहू नहीं बेटी है। मेरा मन उसके प्रति सहानुभूति से भर गया था। बाहर किसी शोर से अचानक मेरे विचारों का सिलसिला टूटा। जल्दी जल्दी तैयार होकर मैं अकेले ही हॉस्पिटल पहुंची। उसी समय डॉक्टर ने बाहर आकर बताया, नेहा स्वस्थ है, आप लोग उससे मिल सकते हैं। सबके चेहरे पर संतुष्टि के भाव तिराए थे। अगर नेहा को कुछ हो जाता तो कोई भी खुद को माफ नहीं कर पाता। सबसे ज्यादा मैं खुद को दोषी समझती। भागकर मैं नेहा के बिस्तर पर पहुंच गई और उसके माथों पर चुंबनों की बौछार लगा दी। सभी अचरज से मुझे देख रहे थे। शायद किसी को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे दिल के इर्द गिर्द उगा खरपतवार यूं एकाएक कैसे छट गया। आंसुओं से विगलित तीव्र वेदना की धार मुख से निकली। नेहा, तुमने माँ को जीवन दान दिया है। नहीं दीदी, जीवन दान तो आप सबने मुझे दिया है। मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। मेरी आंखों की कोर से ढुल के आंसू कब नेहा के आंसुओं से मिल गए, मैं नहीं जानती। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। और हाँ दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।